वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेम फॉर्म और ई फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन वर्ब के बारे में बात किए थे, तो आज हम लोग उस एक्शन वर्ब को चेंज करके या फिर मॉडिफाई करके नया नया फॉर्म हम लोग जापानीज में क्रिएट कर सकते हैं ग्रामर के हिसाब से। उसमें से पहला जो बेसिक फॉर्मेशन है वो है स्टेम फॉर्म और ई फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो देखिए, एवरी वर्ब्स इन जापानीज हैज टू बेसिक फॉर्म्स। तो आप में से जो कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाई कर चुके हैं उनको मालूम होगा कि वर्ब का जापानीज में वर्ब का सिर्फ दो फॉर्म नहीं होता है, उससे भी ज्यादा फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि स्टेम फॉर्म्स या फिर लाइक पैसिव फॉर्म्स, वॉल्यूशनल फॉर्म, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं। लेकिन उनमें से जो बेसिक है, मतलब बेसिक लेवल में हम लोग जिसके जरिए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक ग्रामर्स को बना सकते हैं, तो वो उसको बेसिक कहा जाता है। बेसिक का मतलब होता है जिसको हम लोग साधारण कहते हैं। तो वो बेसिक जो वर्ब का जो फॉर्म है वो दो है, जिसमें से पहला है डिक्शनरी फॉर्म और रूट फॉर्म और सेकंड है स्टेम फॉर्म। तो डिक्शनरी फॉर्म और रूट फॉर्म, रूट और स्टेम। देखिए, रूट और डिक्शनरी फॉर्म किसको कहा जाता है पहले वो देख लेते हैं। तो डिक्शनरी फॉर्म, इट इज द प्लेन नॉन पास्ट अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ जापानीज वर्ब्स, बट as this form is used for listing verbs in most of the Japanese dictionaries, it is called dictionary form. The dictionary form of verbs always ends with utsuru, bumunu, kugu और shu. तो डिक्शनरी फॉर्म किसको कहते हैं? डिक्शनरी फॉर्म जो है वो जापानीज वर्ब के नॉन पास्ट अफर्मेटिव फॉर्म होता है। तो अभी आप लोगों को नॉन पास्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, जापानीज में इंग्लिश की तरह प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ये तीनों टेंस नहीं होता है, उसमें सिर्फ दो टेंस होते हैं। एक को कहा जाता है नॉन पास्ट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस। ये जो नॉन पास्ट वाला पार्ट है, इसी के अंदर इंग्लिश ग्रामर के कंपैरिजन में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आता है। इसीलिए जापानीज में एक ही टर्म के जरिए दोनों टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिक्शनरी फॉर्म है ये वर्ब का प्लेन नॉन पास्ट अफर्मेटिव फॉर्म होता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो बट एज दिस इज द फॉर्म यूज्ड for listing verbs in most of the Japanese dictionaries, it is called dictionary form. तो इसका नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि क्यों इसको डिक्शनरी फॉर्म कहा जाता है। क्योंकि जापानीज डिक्शनरी में या फिर दूसरे डिक्शनरीज में भी वर्ब का इसी फॉर्म को यूज किया जाता है डिक्शनरी में वर्ब्स को लिस्ट अप करने के लिए। तो देखिए, एक ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में भी डिक्शनरी में देखना कि जो वर्ब है तो वो एक अलग फॉर्म में होता है और उसके बाद हम लोग उस फॉर्म के ऊपर ग्रामर के हिसाब से अलग अलग चेंजेस करते हैं। तो जो डिक्शनरी में वर्ब को जिस शेप में लिखा रहता है उसी को डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जापानीज वर्ब्स भी डिक्शनरी में जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसी को कहा जाता है डिक्शनरी फॉर्म। तो जो डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑलवेज एंड विद उत्सुरु, बुमुनु और कुगुशु, इन 9 लेटर से, जो कि ऊ लाइन मतलब हिरागाना मेन स्क्रिप्ट के वर्टिकली जो ऊ लाइन है उस ऊ लाइन के लेटर से ही हमेशा डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब खत्म होते हैं। मतलब वर्ब के लास्ट में हमेशा इन 9 लेटर्स में से कोई एक लेटर होगा। अगर होता है तो बेशक वो जो वर्ब है वो डिक्शनरी फॉर्म में है, मतलब उसके ऊपर अलग से कोई ग्रामर पैटर्न को यूज नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है ताबेरू मतलब टू ईट। तो ताबेरू, इसके लास्ट में रू है जो कि ऊ लाइन के एक लेटर है। तो डिक्शनरी में आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा ताबेरू, जिसका मतलब होता है टू ईट।
बिल्कुल वैसे ही हानाशु मतलब टू स्पीक। तो ये जो हानाशु ताबेरु, ये भार्व का ये जो फॉर्म या फिर शेप है, इसको कहा जाता है रूट फॉर्म या फिर डिक्शनरी फॉर्म। क्यों इसको रूट फॉर्म कहा जाता है? क्योंकि एक पेड़ में, ट्री में रूट होता है और उसके ऊपर स्टेम होता है, फिर ब्रांचेस होते हैं, ट्विग्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। लेकिन ये जो सारा का सारा चीज, जैसे कि स्टेम हो गया या फिर ब्रांच हो गया या फिर आपका फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, ये सब कहां से आते हैं? उसका ओरिजिन क्या है? वो है रूट। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो डिक्शनरिकल फॉर्म ऑफ भार्व है, उसको रूट फॉर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका ओरिजिन है, ये इसका मूल स्रोत है, जिसके ऊपर, जिस शेप के ऊपर या फिर जिस शेप को हम लोग मॉडिफाई करके अलग अलग ग्रामर पैटर्न के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो डिक्शनरिकल फॉर्म के बाद में आता है स्टेम फॉर्म। तो जैसे कि मैंने बताया, स्टेम जो है वो रूट से ही पैदा होता है। तो स्टेम फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड द कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ भार्व। मतलब भार्व का कंबाइनिंग फॉर्म, मतलब इसको कंबाइन किया जाता है। इट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट प्रोनाउंशिएबल फॉर्म ऑफ ए जापानीज भार्व that can be combined numerous kind of items to create a new word or phrase or even a new grammar। तो इसको किसके साथ में कंबाइन करना है? तो जापानीज में स्टेम फॉर्म को, भार्व का जो स्टेम फॉर्म है वो सबसे छोटा भार्व फॉर्म होता है। क्योंकि जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे उस टाइम देखना कि हमेशा स्टेम फॉर्म मतलब भार्व के ऊपर कोई भी ग्रामर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा स्टेम फॉर्म से थोड़ा बहुत बड़ा ही होगा। स्टेम फॉर्म जो है वो भार्व का सबसे छोटा प्रोनाउंस किए जाने वाला फॉर्म है, जिसको हम लोग बहुत सारे चीज के साथ में ऐड कर सकते हैं या फिर कंबाइन कर सकते हैं, करके एक नया वर्ड या फिर फ्रेज या फिर ग्रामर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कंबाइनिंग फॉर्म, क्योंकि इस भार्व के इस फॉर्म को अलग अलग आइटम के साथ में कंबाइन किया जाता है। चाहे वो वर्ब हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकता है, एडजेक्टिव्स हो सकता है, बहुत सारी चीजों के साथ उसको कंबाइन किया जाता है करके एक नया ग्रामर या फिर वर्ड या फिर फ्रेज को क्रिएट किया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि कैसे रूट फॉर्म या फिर डिक्शनरिकल फॉर्म से जो स्टेम फॉर्म है उसको कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो डिक्शनरिकल फॉर्म है, भार्व का जो डिक्शनरिकल फॉर्म है वो हमेशा ऊ लाइन के लेटर से खत्म होता है। बिल्कुल वैसे ही जो स्टेम फॉर्म है, स्टेम फॉर्म का मतलब भार्व का जो स्टेम फॉर्म है वो हमेशा हिरागाना मेन स्क्रिप्ट के जो ई लाइन है उसके लेटर से खत्म होता है। इसीलिए देखिए स्टेम फॉर्म, भार्व का जो स्टेम फॉर्म है इसका एक और नाम होता है ई फॉर्म ऑफ भार्व। तो देखिए हाउ टू मेक स्टेम फॉर्म ऑफ भार्व फॉर स्ट्रॉन्ग भार्व, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ भार्व जापानीज में कैसे होता है। उसमें से हम लोगों ने देखा कि एक्शन वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर और इरेगुलर, जिसमें से रेगुलर वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है स्ट्रॉन्ग वर्ब, दूसरा है वीक वर्ब। तो आप लोगों में से जो भी मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसको प्लीज एक बार देख लेना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब मतलब आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो पहले जो पैटर्न है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब के लिए, टू मेक द स्टेम फॉर्म ऑफ ए जापानीज स्ट्रॉन्ग वर्ब जस्ट रिप्लेस द फाइनल ऊ विथ ई। मतलब आपको क्या करना है, क्योंकि डिक्शनरिकल फॉर्म, डिक्शनरिकल वर्ब के जो डिक्शनरिकल फॉर्म है उसमें तो ऊ लाइन के जो लेटर्स है उसी से वर्ब रहता है, तो उसको रिप्लेस करना है ई लाइन के लेटर के साथ में। जैसे कि देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक वर्ब है आऊ जिसका मतलब होता है टू मीट। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऊ
ऊ लाइन के ऊ लेटर से खत्म है, तो इसको ऊ को अगर ई में कन्वर्ट करना है तो इसका स्टेम फॉर्म हो जाएगा आई। तो आओ वर्ब का स्टेम फॉर्म होता है आई। देखा, इतना ही सिंपल है। जैसे कि देखिए तात्सु, तो यहाँ पे त्सु है जो कि ऊ लाइन का लेटर है, तो त्सु को ई लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा ची। तो तात्सु वर्ब का स्टेम फॉर्म आएगा ताची। तात्सु का मतलब होता है टू स्टैंड अप। ये एक डिक्शनरिकल फॉर्म है और स्टेम फॉर्म हो जाएगा ताची। बिल्कुल वैसे ही हाई रू, टू एंटर, यहाँ पे रू है जिसको कन्वर्ट करने से ई लाइन में री होता है, तो इसका स्टेम फॉर्म आएगा हाई री। बिल्कुल वैसे ही तोबू हो जाएगा तोबी, नोमू होगा नोमी, शिनु शिनी, ओकू ओकी, ओ योगु ओ योगी, हानाशु और हो जाएगा हानाशी। तो अब इस 9 एग्जाम्पल में से कोई भी एक में देख लीजिए, हर एक में ये जो ऊ है, ये ऊ वाला लेटर कन्वर्ट होता है ई में। हर एक में देखिए ऊ कन्वर्ट हो रहा है ई में, ऊ ई में कन्वर्ट होता है, ऊ ई में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे था ऊ जो कि ई हुआ, सु ची हो गया, रू री हो गया, बू बी हो गया, मू मी में कन्वर्ट हुआ, नू नी में, कू की में, गु गी में, शु शी में। तो आपको क्या करना है, जो ऊ लाइन का लेटर है डिक्शनरिकल फॉर्म में, जो ऊ लाइन का लेटर होता है उसको कन्वर्ट करना है ई लाइन के लेटर के साथ में। बस इतना ही करना है, उसको रिप्लेस करना है ई लाइन के लेटर में, तभी आपको उस वर्ब का स्टेम फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। तो अब देखते हैं वीक वर्ब को कैसे, वीक वर्ब को डिक्शनरिकल फॉर्म से कैसे स्टेम फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो पैटर्न फॉर वीक वर्ब्स, to make the stem form of Japanese weak verbs, just remove the final ru। तो क्योंकि हम लोगों को मालूम है जो weak verbs होते हैं वो बेसिकली रू लेटर से ही खत्म होता है हमेशा, वो इसीलिए उसका एक और नाम है रू verbs। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रू लेटर से ही खत्म होता है। तो एक रू मतलब रू एंडिंग वीक वर्ब का स्टेम फॉर्म बनाने के लिए आपको खाली रू इस लेटर को रिमूव करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, बस इतना ही। जैसे कि देखिए ताबेरू, ताबेरू हो जाएगा ताबे, मैंने यहां से रू को हटा दिया, मीरू हो जाएगा मी, ओरीरू ओरी, ओशिएरू ओशिए। तो देखिए हर एक में मैंने खाली रू को हटा दिया, रू को हटा देने से ही आपको स्टेम फॉर्म मिल जाएगा। तो ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब, मतलब रेगुलर वर्ब के लिए स्टेम फॉर्म करने का पैटर्न। लेकिन अगर वर्ब एक इरेगुलर वर्ब हुआ तो क्या करना है, जैसे कि हम लोगों को मालूम है जापानीज में सिर्फ 2 ही इरेगुलर वर्ब्स है, एक है शुरू, दूसरा है कुरु। तो शुरू वर्ब का जो स्टेम फॉर्म है वो होता है शी, और कुरु वर्ब का जो स्टेम फॉर्म है वो होता है की। लेकिन जापानीज में कुछ ऐसे भी वर्ब्स है जो कि पूरी तरह से रेगुलर नहीं है और पूरी तरह से इरेगुलर भी नहीं है, इसको कहा जाता है आरु स्पेशल क्लास। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि नाशारू हो गया, कुदासारू हो गया, तो ऐसे जो वर्ब्स है उसका स्टेम फॉर्म भी थोड़ा अलग होता है। जैसे कि कुदासारू का स्टेम फॉर्म होता है कुदासाई, नाशारू का स्टेम फॉर्म होता है नाशाई। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब स्टेम फॉर्म का कुछ यूजेस देख लेते हैं, मतलब स्टेम फॉर्म को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिसमें से पहला है स्टेम फॉर्म कैन बी यूज्ड टू लिस्ट वर्ब्स इन अ सेंटेंस लाइक ते फॉर्म। तो ते फॉर्म क्या है, ये एक्शन वर्ब का कॉन्जुगेटिव फॉर्म होता है, मतलब एक से ज्यादा एक्शन वर्ब को एक सेंटेंस में कॉन्जुगेट करने के लिए एज ए कंजंक्शन हम लोग ते फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन ते फॉर्म के अलावा हम लोग स्टेम फॉर्म से भी एक से ज्यादा एक्शन वर्ब को लिस्ट अप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, तानोजो वा आकाई बोउशी वो काबुरी उ वागी वो किते इमास, उ वागी वो किते इमास, मतलब शी इज वेयरिंग अ रेड हैट एंड एन
ओवरकोट। तो देखिए कानोचो व आकाई बोउशी वो काबूरू, काबूरू का मतलब होता है टू पुट ऑन ए हैट। ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, इसीलिए ऊ को ई में कन्वर्ट किया गया है इस वर्ब का स्टेम फॉर्म करने के लिए। काबुरी ऊ वागी वो कीते इमास, ऊ वागी मतलब ओवरकोट, कीते इमास मतलब वेयरिंग। तो शी इज वेयरिंग अ रेड हैट एंड एन अम्ब्रेला। तो इस सेंटेंस में एक से ज्यादा एक्शन वर्ब को यूज किया गया है और इसको लिस्ट अप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है। स्टेम फॉर्म का नेक्स्ट यूजेस है नंबर 2, द स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब आल्सो वर्क एज अ नाउन। मतलब एक वर्ब का, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, कोई भी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो एक नाउन होता है। इसीलिए याद है, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बी वर्ब और नॉन एक्शनल वर्ब या फिर एडिशनल वर्ब को मेन वर्ब के आईएनजी के साथ में यूज करते। तो एक सेंटेंस में अगर मेन वर्ब पहले से है तो हमें एडिशनल वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग मेन वर्ब के साथ में आईएनजी को ऐड करते हैं मतलब वो नाउन बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो स्टेम फॉर्म ऑफ वर्ब है वो मेन वर्ब का एक नाउन फॉर्म के जैसा भी काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हाजी मेरू मतलब टू बिगिन टू स्टार्ट, ये एक वीक वर्ब है क्योंकि इसमें रू है, वीक वर्ब है। तो हाजी में क्योंकि ये वीक वर्ब है तो इसका स्टेम फॉर्म में रू को हमें हटाना पड़ेगा। तो हाजी में का मतलब होता है द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग मतलब प्रारंभ। तो बिगिनिंग जो है वो एक नाउन है। बिल्कुल वैसे ही नंबर 3 पे आता है इट कैन ऑल्सो वर्क एज ए पार्ट ऑफ ए नाउन इन सम केसेस। कुछ ऐसे केस भी है जहां पे वो खुद एक नाउन के जैसा काम नहीं करता है बल्कि एक नाउन का एज ए पार्ट, मतलब एक नाउन का एक छोटा सा हिस्सा बन के काम करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ताबे मोनो, मोनो का मतलब होता है थिंग्स, मतलब कोई चीज, और ताबे, ताबे का मतलब होता है ईटिंग मतलब खाना, ताबेरू वर्ब से आता है ताबे। तो एक साथ में ताबे मोनो का मतलब होता है फूड, मतलब खाने वाला सामान। बिल्कुल वैसे ही नोमी, ये कहां से आया, नोमू, द वर्ब नोमू मींस टू ड्रिंक, जिसका स्टेम फॉर्म होता है नोमी, और मोनो मतलब थिंग्स, नोमी मोनो मतलब ड्रिंक्स, मतलब पीने वाला सामान। तो यहाँ पे देखिए ताबे और नोमी खुद नाउन के जैसा काम नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंटली, बल्कि दूसरे एक नाउन के एक पार्ट की तरह काम कर रहा है, ए पार्ट ऑफ ए नाउन। यहाँ पे इसका यूजेस अ पार्ट ऑफ ए नाउन हो रहा है। तो फोर्थ यूजेस है it can combine with particles, auxiliary verbs, adjectives and numerous suffixes to make a new grammar form। तो स्टेम फॉर्म का जापानीज में, जापानीज ग्रामर में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको इसीलिए कंबाइनिंग फॉर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में आप अलग अलग चीज को कंबाइन करके, जोड़ के अलग अलग ग्रामर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप पार्टिकल्स भी जोड़ सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी जोड़ सकते हैं, ऑक्सिलरी एडजेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं उसको भी कंबाइन करके कुछ अलग अलग ग्रामर्स को क्रिएट किया जा सकता है। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जैसे कि स्टेम प्लस नी पार्टिकल, तो जिसका मतलब होता है पर्पस ऑफ मूवमेंट, ये एक ग्रामर है। स्टेम प्लस सुगिरु जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब डू समथिंग एक्सेसिवली, ये भी एक ग्रामर है। स्टेम प्लस निक्वी जो कि ऑक्सिलरी एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट टू डू समथिंग। नेक्स्ट स्टेम प्लस मास जो कि बहुत ज्यादा मतलब वाइटल ग्रामर है, जेएलपीटी बिगिनिंग का मतलब N5 का बहुत ही ज्यादा वाइटल ग्रामर है। स्टेम प्लस मास जो कि एक सफिक्स है, पोलाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टेम प्लस टाई want to do something, ये भी एक सफिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, सारे के सारे लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टेम फॉर्म के साथ में जो मेन ग्रामर्स है उसको अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुखिते खुदा